आहा आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा शो है शो मस्ट गो ऑन। आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे सामने वरिष्ठ रंगकर्मी अवधेश कुमार मिश्रा जी हैं, जो काफ़ी अरसों से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। चलिए आपको इनसे रूबरू कराते हैं अवधेश जी से। नमस्कार अवधेश जी। नमस्कार। आप इतने सालों से रंगमंच कर रहे हैं और अब सक्रिय भी हैं। आपने किस सन से रंगमंच को शुरू किया है? 1977 में दर्पण के सहयोग से, तब ये भारतीय नाट्य अकेडमी नहीं होता, तो भारतीय नाट्य केंद्र हुआ करता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ इनके सहयोग से एक थिएटर वर्कशॉप हुई थी, जिसमें M.K. रैना, बलराज पंडित और राज बिसारिया, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और उस वहाँ पर 1970 में उस वर्कशॉप में पहला नाटक किया गया था, एक कंठ विश्वाई। ये किस सन की बात है? ये 1970 1977 में। हाँ, तो पहली वर्कशॉप हम लोगों ने वहीं से हमारा रंग कर्म शुरुआत होती है। और M.K. रैना के सानिध्य में हम लोगों ने कौन सा नाटक किया था वो? एक कंठ विश्वाई। एक कंठ विश्वाई। और उसमें आपने कौन सा? नहीं, हम लोग क्राउड में थे। क्राउड में थे। हमारे साथ जो नए आप जुड़े? हाँ, नहीं, बिल्कुल नए थे। खड़े होना की तमीज नहीं थी, बोलना तो बात की बात है, लेकिन फिर भी वहाँ उसमें बहुत कुछ पहली बार आपने। हाँ, तो उसमें थे ये जो अपने पीयूष विद्यासागर ने उसमें शंकर का रोल किया था। और ये जो अपना ये पंडित, क्या नाम उसका है, जो अरे टंडन महान, हाँ। जिसने यक्ष प्रजापति का किया था। बाकी सब सारे ऑलमोस्ट सब क्राउड में थे। फिर धीरे धीरे मेन में फिर हाँ, मेन में ऐसा हुआ कि जब हम फिर इसके बाद हमने बादल सरकार की वर्कशॉप की, जो राकेश डग ने वहाँ पर कमला क्लब में किया। कमला क्लब में किया था। तो वो वर्कशॉप हम लोगों ने किया। मेरी पोस्टिंग अकबरपुर में थी। तब आप नौकरी में आ चुके थे? हाँ, नौकरी में तो मैं 73 में आ गया। 73 में आ गए। तो नौकरी में थे, हमारा ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया, तो हमने यहाँ पर ये वर्कशॉप करी। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर थे तो आकाशवाणी मैंने ज्वाइन करी। आकाशवाणी में एज अनाउंसर हो गया 1980 में। कहाँ पे? दिल्ली, लखनऊ में? नहीं, कानपुर वाले? हाँ। तो कितने साल तक रहे वहाँ पर? करीबन 16 साल उसमें। तो 16 साल तक आकाशवाणी में कैजुअल अनाउंसर थे, तो वहाँ पर भी रहते थे। और वहीं पर फिर हमने वहीं पर जर्नलिज्म भी किया। फिर दर्पण से जुड़ने का मौका इसे लगा कि जब हम लोग ने माधवी किया ना, हाँ। तो माधवी में प्रिया संपत के साथ जो हमारा क्लोज सीन है, उसको विदा करते हैं बेटी को। हाँ। तो वो बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है। प्रिया संपत ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी। तो जब कैरेक्टर का कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता है तो अपने आप हाँ नेचुरल हो जाती है। फोटो अखबार में निकलाई तो डॉक्टर सत्यमूर्ति हमारे घर आ गए। आर नगर में हम भी रहते थे। कल सिगरेट झाड़ का, कल क्यों भाई ये चुतियापा करेंगे? हाँ। मतलब ट्रेनिंग हमारे यहाँ लेंगे वहाँ। मैं क्या करूँ? हाँ, तो चलिए, बस उस दिन से फिर हम दर्पण में जुड़ गए। फिर दर्पण में भी एंट्री होते ना, तो औरत का प्यार शुरू हुआ। तो औरत का प्यार गुजरात जाना था टूर, तो उसमें गए हम लोग। तो औरत के प्यार में भी हमारा हम और करकरे थे, दोनों सिपाही थे। और फिर इसके बाद पोस्टर किया। फिर इसके बाद माँ साहब, अच्छा हम लोग कर रहे थे, अंधा कर रहे थे प्रगति शाह के साथ में। अच्छा। और राहुल जन्नी हम लोगों का रिकॉर्डिंग ले गया था। हम लोग राहुल जन्नी में भी थे। तो प्रगति शाह कर रहे थे अंधा, अचानक माँ साहब की डेथ हो गई। हाँ। किस समय सत्यमूर्ति जी की डेथ हुई? 1997 में माँ साहब की जो डेथ हुई, सॉरी 1987 माँ साहब की डेथ हुई। तो उसके बाद लगा कि वैक्यूम आ जाएगा, लेकिन माँ साहब का जो बेटा था वो बहुत जीवट था। पहली साल तो जो सुरेंद्र श्रीवास्तव थे, संतोष श्रीवास्तव यूपीएफ से। तो हाँ, यूपीएफ से, उनको एज ए जनरल सेक्रेटरी रहे दर्पण के। लेकिन इसके बाद फिर बबलू को चार्ज मिला। हम लोग बबलू प्यार से कहते थे, लेकिन उसने अपने नाम के आगे अतुल वर्मा लिखता था, अतुल सत्यमूर्ति लिख लिया, माँ साहब का नाम जोड़ लिया। लेकिन उसने माँ साहब का नाम जोड़ कर माँ साहब के नाम को आगे बढ़ाया, कम नहीं किया। फिर तो साहब नाटक का जो लीग जो उसने पहुँचाया। फिर हम लोगों ने वो किया, सतीश आनंद जी को बुलाया। सतीश आनंद जी, हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य किया, जो अपने सिद्धेश्वर अवस्थी ने नौटंकीकरण किया। इससे पहले हम लोगों ने सूरमन कुलसेस के साथ वो किया, इडिपस किया, नौटंकी शैली में विजय बनर्जी के साथ थे। इसके बाद हम लोगों ने अनारकली किया। और इसी दौरान हम लोगों ने क्या किया कि रंजीत कपूर को बुलाया। तो एक घोड़ा 6 सवार पर एक घोड़ा 6 पहला शो हुआ। और एक घोड़ा 6 सवार में क्या हुआ, रंजीत कपूर जो हम लोगों ने कास्टिंग करी, तो 20 दिन तक लगातार रीडिंग चलती रही। सब लास्टिंग कास्टिंग कर दी कि तब बताना क्या हुआ कि राकेश वर्मा छूट गए। तो राकेश वर्मा, अवधेश मिश्रा अब राकेश वर्मा जैसे स्टॉलर्ड के सामने मेरे जैसा, फिर भी मैंने कहा कि नहीं,
तो राकेश वर्मा उन्होंने कहा अभी रंजीत कपूर ने कि हमने एक सिलेक्शन अवधेश मिश्रा का किया है, राकेश वर्मा एडिशन में अगर कोई शो करना चाहें कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एस्टेब्लिश्ड एक्टर है। सीनियर तो एक पहला शो उन्होंने किया, पहला शो जो कानपुर का वो उन्होंने किया। फिर बनारस में जो राज्य नाट्य समारोह हुआ उसमें उन्होंने किया। फिर उनकी पैर में एक्चुअल फ्रैक्चर हुआ। फिर इसके बाद तब से लेकर के 88 से लेकर के फिर 2002 तक इसके जितने शोज हुए, करीबन 100 से ज़्यादा शो हम लोग कर चुके थे और हम लोग करते रहे। जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ ही झंडा गाड़ के आता था। मतलब इट वाज नाटक बहुत अच्छा लिखा हुआ है और उनका लिखा रणजीत कपूर जी का और डायरेक्शन उनका तो लाजवाब है। लाजवाब, एक तो राइटिंग उनकी बहुत गजब की थी और दूसरा उन्होंने अभिनेता जितना चयन किया था, सारे पात्र उनके इस तरीके से थे कि वो उसी कैरेक्टर के लिए बने जाए। अब देखिए फजल जहीर चक्की का रोल कर रहा था, तो ऐसा लगता है जैसे चक्की का कैरेक्टर फजल जहीर कैरेक्टर, वलीउल्लाह खान जो चोपड़ा का रोल कर रहे थे, अरोड़ा का रोल कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उसी कैरेक्टर के बने हुए हैं। अवधेश मिश्रा, अरुण बख्शी लीड रोल, तो वो हमारे साथ अल्पना ग्रोवर लीड रोल हमारे साथ में थी। वो तो सारे कैरेक्टर इसलिए बढ़िया थे कि रंजीत कपूर ने ये बात कही है कि हमने एक घोड़ा 6 सवार के शो उनके साथ भी किया, अन्नू कपूर के साथ और इन लोगों के साथ भी किया है, एनएसडी टीम, लेकिन जो प्रोडक्शन में जो कैपेसिटी जो कानपुर में मिला वो मुझे कहीं नहीं मिला। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने एक घोड़ा 6 सवार के राइट्स केवल कानपुर को दिया और किसी को दिए ही नहीं। हाँ, देखा आपने हमेशा इसको नाटक तो इसमें निष्ठा जी भी नहीं किया था कुछ। हाँ, अभी जब अब हुआ क्या, जब बबलू ने इनएक्टिव हो गए, इनएक्टिव हो गए तो हमने फिर क्या किया, कैसे किया जाए, अब घोड़ा करना ही है। तो मुझे लगा बहुत ही संवेदनशील हैं, क्योंकि बहुत अच्छी भरतनाट्यम के डांसर भी हैं, संगीत में भी उनकी मर्मज्ञ निष्ठा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक शो तुम हमारे लिए कर दो ताकि हमारा ये दर्पण जो है रिवाइव हो जाए। तो हम लोगों ने, आपको याद होगा, वर्कशॉप करी थी और वो रवि त्रिपाठी, तो आप किसमें वो सब लोग, तो हम लोगों ने वर्कशॉप करी 2014 में। तो कुछ लोगों ने भाई भड़का दिया बबलू को कि अवधेश मिश्रा तो तुम्हारी दर्पण ही टेक ओवर कर लेंगे। फिर आपने लगता है एक दूसरी संस्था, नहीं पुरानी संस्था थी, राकेश जग ने बनाई थी, नाट्यांगन। इसमें वो हम लोगों ने फिर उसको 81 के बाद में हम लोगों ने आधे अधूरे बेसिस से किया था। तो आपने दर्पण किस सन में छोड़ दिया फिर नाट्यांगन? छोड़ा नहीं, दर्पण की ही ये सब्सिडरी संस्था है, माँ साहब सत्यमूर्ति ने इसको भी लिस्ट किया था। अच्छा, नाट्यांगन को? हाँ जी। अच्छा। और बस ये हुआ कि हमने फिर नाट्यांगन का रजिस्ट्रेशन करा लिया। हमारे साथ डॉक्टर गदरे थे, डॉक्टर पालीवाल थे, इन लोगों ने कहा कि नहीं करा लो रजिस्ट्रेशन। तो हम लोगों ने संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया और रजिस्ट्रेशन करा के पहला काम हमने किया, एक घोड़ा को रिवाइव किया फिर से नाट्यांगन के लिए। और वो पहला हमारा घोड़ा था। ओलंपिक थिएटर शुरू हुए तो ओलंपिक थिएटर के लिए वो हमारा नाटक चुना गया। अब साहब रंजीत कपूर तो रंजीत कपूर है, उसमें प्रिया वर्मा भी थी, सब कलाकार थे। तो उसमें ज्योति गुप्ता भी थी, नए उसमें निष्ठा शर्मा ने मना कर, निष्ठा शर्मा कर नहीं पा रही थी, निष्ठा शर्मा का ट्रांसफर हो गया था, आगरा चली गई थी वहाँ। तो प्रोडक्शन, हाँ अभी भी, तो वो प्रोडक्शन जब हुआ तो रंजीत कपूर यहाँ पर थे। ओ माय गॉड, उन्होंने कहा कि बाप रे, इंटरनेशनल स्तर पर हमारे नाटक से 7 शो होने हैं और ये सब ओवर एक्टिंग, आपने तो नाटक का कबाड़ा कर दिया। और जबकि यहाँ पर इट वॉज सुपर हिट, लेकिन उन्होंने कहा आपने इतने साल करते करते नाटक की जो पृष्ठभूमि थी बिल्कुल बदल दी। और साहब उन जाकर के वहाँ पर जाके मना कर दिया कि हम ये नाटक नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग गए और मतलब लौट आए हमसे, वहाँ के रंजीत कपूर ने ये कह दिया। खैर एनीवे, फिर रंजीत कपूर ने इसके कंपनसेट किया। उन्होंने कहा हम आपको एक बहुत बढ़िया नाटक देते हैं, सूरजमुखी और हेमलेट। सूरजमुखी और हेमलेट एक ये सटायर भी है और कॉमेडी भी है। तो उसमें सटायर ये है कि 1949 में करीबन एब्सर्ड प्लेस खूब होते थे और एब्सर्ड प्लेस में की श्रेणी में भी था कि मुखौटे लगा करके तो मैंने स्वांग करना, इस तरीके से उस पर ही कहानी लिखी गई थी, सूरजमुखी हेमलेट। अच्छा, वो उसमें कौन कौन आर्टिस्ट करा? उसमें तो मैं था, हम थे और हमारी सब पूरी नई टीम थी। दर्पण के कुछ में वली ने नहीं काम किया, इसमें पुरानी टीम ने नहीं काम किया। तो वो जो हम लोग नाटक कर रहे थे तो रंजीत कपूर ने उसको बनाया और वो नाटक एब्सर्डिटी पे था कि हमारी आदमी की ज़िंदगी में जो विसंगतियाँ हैं, हर दम विसंगतियाँ रहती हैं, उन विसंगतियों आदमी मुक्त नहीं पा सकता। अभी हम यहाँ बैठे, कल अगले क्षण क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन विसंगतियों से जूझना नहीं चाहिए, हमें उनको देखना चाहिए और शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो विसंगतियाँ पैदा हुई वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बहुत गजब का मोटो था। अभी हम लोगों ने अभी पटियाला में इसका शो किया और गजब का इसका रिस्पांस मिला। हम लोग 5-6 शो इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप अभिनय से फिर आपने निर्देशन की? ना, निर्देशन तो नहीं किया। हमें एक्चुअली क्या था, मुझे लगा कि ऑर्गेनाइज भी तो करना है संस्था को। अगर नई संस्था बनाइए तो कौन करेगा। तो
अभिनय तो हम करते ही थे, और निर्देशन हमने जो शीलिंग हाउस स्कूल थे उसमें छोटे बच्चों का तो इंग्लिश प्लेस वगैरह हमने डायरेक्ट करा दिया था, लेकिन हमने कभी भी ऑन मंच हमने कोई अपना तरफ से कोई प्रोडक्शन नहीं किया है। तो निर्देशन नहीं, अभिनय ही मेरी शौक रहा हरदम। तो नाट्यांगन में जो प्रस्तुतियां हो रही हैं उसका निर्देशन कौन करता है? अभी तो रंजीत कपूर ने शुरू किया, फिर दूसरा हमने फिर NSD के ही शरद यादव जी को बुलाया, तो उन्होंने किया अभी, है ना, और दोबारा फिर रंजीत कपूर आए, तो रंजीत कपूर या जो भी नया मिल जाए उससे कराने का, इस तरीके से। अभी सूर्यमोहन कुलशेर से मेरी बात चल रही है। अच्छा। अभी आलोपी वर्मा, पहले ना शुरुआत तो हमने आलोपी वर्मा से करी, जो पहली वर्कशॉप जो करी थी उसमें हरेम के रैना भी आए थे, आलोपी वर्मा भी थे, है ना, विजय बनर्जी, सब लोग आए थे। तो उसमें आलोपी वर्मा ने रेस्ट ऑफ द पीरियड में अंधेर नगरी को संवारा, और वो अंधेर नगरी को आपने नौटंकी शैली में किया था कि कुछ म्यूजिकल किया था, और बहुत बढ़िया उन्होंने कहना का आलोपी वर्मा ने बहुत अच्छा किया, उसको बहुत अच्छे से बनाया। फिर ये हुआ कि जब हम ये करें तो मुझे लगा कि रूरल एरियाज़ में थिएटर जाना चाहिए, तो हमने फिर वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कर लीजिए वर्कशॉप। तो यहाँ पर ये थे अरुणा देवी कोरी थी ना, अरुणा कोरी, उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कर लीजिए वर्कशॉप। तो हमने अरौल में एक वर्कशॉप की, उसमें श्याम मनोहर तिवारी को हमने एज ए डायरेक्टर रिपोर्ट करवाया एकेडमी की तरफ से। कितने दिन के लिए करा? 40 दिन के लिए। तो वहाँ पर श्याम मनोहर वहाँ पर 40 दिन की वर्कशॉप करी, और इसके बाद फिर वो वर्कशॉप के बाद ही हुआ, हमने सोचा अब हमारा गांव ठठिया वहीं से 15 किलोमीटर, तो हमने सोचा अब एक वर्कशॉप मैं अपने आप करूँगा। अच्छा, फिर आपने किया? हमने भी एक फेसबुक में डाला कि उनको लिखा, रंजीत कपूर को लिखा, MK रैना को लिखा, रवि शर्मा को लिखा कि आप लोग हमको अगर 5-5 दिन का टाइम भी दे दें तो हम ये वर्कशॉप रूरल एरियाज़ के लिए कर दें, और लेकिन हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, और जो बिल्कुल फ्री में नहीं रखें, जो भी जो फूल पान दे पाएंगे, जो सामर्थ्य दे देंगे। तो रैना ने कहा कि अवधेश जी हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हमारे गले का ऑपरेशन हुआ है, थ्रोट का नीचे, तो हम इसको अभी हम केवल लेटे रहेंगे। लेकिन तब तक रवि शर्मा का फ़ोन आया कि अवधेश यार एक काम कर दो, हमने देखा कि वो गुलाम दस्तगीर खान आजकल वहीं पर हैं, अगर तुम कथा नंदन की एक बार रिवाइव कर दो तो मैं आकर करा दूंगा, मैं इसका एक पैसा चार्ज नहीं करूंगा, तुम्हारी वर्कशॉप भी हो जाएगी। और रवि शर्मा बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर भी थे, तो हमको लगा ये रवि शर्मा अगर डायरेक्ट वर्कशॉप कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। रवि शर्मा ने टाइम दिया, हमारा सूरजमुखी हेमलेट के शो के 2 दिन पहले ही हमने गुलाम दस्तगीर को बुला करके अपनी रिहर्सल, वो कथा नंदन की म्यूजिक वगैरह कंपोजिशन नए लोगों को सिखाना शुरू करवा दिया। लेकिन रवि शर्मा को तो आ नहीं थे, लगातार बहुत जगह बिजी थे, तो वो कहने लगे कि हम अभी दिसंबर में नहीं आएंगे, फिर जनवरी, अब 3-3 महीने तो वर्क कर नहीं सकते, पैसा कहाँ से लेंगे भाई, आप नहीं लेंगे तो संगीत वाले को देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भाई वर्कशॉप को फिर रिजल्ट किया, तब हमने रंजीत कपूर का एक नाटक शुरू किया, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, लेकिन सब ठाठ पड़ा रह जाए शुरू किया, मंचन किया, मंचन कहाँ कर पाए, मतलब जैसे बुलाया तब तक ये हुआ कि रवि वैद्या यहाँ आए यहाँ पर, तो रवि वैद्या ने कहा कि हम बात करते हैं रवि शर्मा से, और नहीं होगी तो हम त्रिपुरारी से बात करा देते हैं। तो रवि वैद्या यहाँ से मुंबई गए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मार्च से पहले नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि फिर त्रिपुरारी से बातचीत करी, त्रिपुरारी ने कहा ठीक है हम कर देंगे, त्रिपुरारी ने हमसे बातचीत करी और कहा कि चूँकि आजकल थिएटर ओलंपिक चल रहा है तो हम ज़्यादा बिजी हैं, हम अपने एक असिस्टेंट को भेजते हैं जो हमारा स्टूडेंट भी रहा है, उससे आप करा लीजिए। ठीक है, पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने दे दी। अब उन्होंने जो गाइडलाइंस देकर के आए, उसने क्या किया कि जो कॉन्सेप्ट थी हमारी कथा नंदन की, मैं बढ़िया टॉपिक पे आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया आपने, तो कथा नंदन की जो कॉन्सेप्ट जिस पर पुराना नाटक था वो ये था कि एक्सप्लॉयटेशन और जिसे कहते हैं ना ऑनर किलिंग, वो बेस था कि एक गरीब नीच जात का आदमी है जो उसमें मंडप चमड़े का काम करता है, और वो बेचारा दीनहीन है लेकिन भगवान में अनन्य भक्ति है, उसका एस्थेटिक सेंस इतना जागृत है कि वो देवदासी, जो नाची देवदासी में भगवान नटराज का दर्शन करता है, उसके मन में इच्छा रहती काश मैं अंदर भगवान के जो पूजा हो रही है उसको मैं देख पाता। तो उसी को लेकर सिद्धेश्वर अवस्थी जी ने इसको नौटंकीकरण कर दिया। ये जो कहानी थी इंद्रपार्थ सारथी की थी, अब वो 99 साल के हैं, वो 100वां साल चला उनका, अच्छा। अभी जिंदा है वो, तो उनकी कहानी थी छोटी, तो उन्होंने इसका नौटंकीकरण किया। त्रिपुरारी शर्मा ने इसके नाटक के डायलॉग बनाए और उस नाटक को उन्होंने नौटंकी वर्जन में इसे तो बढ़िया ढंग से किया। तो और सारा क्लासिकल म्यूजिक, सारा क्लासिकल बेस है। शुरुआत नाटक की म्यूजिक कौन देता था? गुलाम दस्तगीर का। क्या गजब का, मैंने इस नाटक ने उस जमाने में 80 के दशक में तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया, ये समझ लीजिए। यहाँ से जब नाटक गया, ये जब भोपाल में इसका शो हुआ भारत भवन में, तो वहाँ पर बल्ला साइनी, कमला साइनी और ये अमरीश पुरी और ये ओम पुरी, ये सब लोग नाटक देखने आए। अरे ये सब थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो ये लोग नाटक देखने आए, तो जो बल्ला साइनी की पत्नी थी उन्होंने आकर इनके पैर छूले बाकायदा।
राकेश वर्मा के, राकेश भाई। क्योंकि वो इतना बढ़िया मार्मिक उन्होंने था और सारे एक्टर इतने कसे हुए थे। कहाँ विजय बनर्जी, अरे है ना, और हाँ विजय बनर्जी इसमें बूढ़े का छोटा सा रोल करते हैं, और सूत्रधार के रूप में थे राकेश वर्मा, और रवि वैद्या नंदन कर रहा था, और सब इतना बढ़िया कसा हुआ नाटक था। इट वॉज ऑल अप्रिशिएटेड। बाद में बॉम्बे वालों ने इस पर अपने फिल्म बनाई, ये सब कुछ किया। कौन सी फिल्म थी? हमें इसका डिटेल में, लेकिन हाँ वो बनाई गई वहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ पर ये नाटक हुआ। तो अब रवि शर्मा चाहते थे कि 1980 का वो नाटक 40 साल बाद फिर रिवाइव हो जाए। अब यहाँ के आजकल के जो चलन है, एक्टर जो मिलते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं है। वो अपना ये कि हमारे यहाँ कर रहे हैं, फिर दूसरे काम कर रहे हैं, फिर तीसरे काम कर रहे हैं। अच्छा, उनका कॉमर्शियल अप्रोच है, उनके पास कलात्मकता नहीं है, कलात्मकता को एक्वायर करने की क्षमता नहीं है। क्षमता बिल्कुल है, लेकिन वो कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो हाँ वो अपना बिल्कुल ऐसे करके। तो ये तो ये होगा कि याद करके बोल देना है। परफॉर्मेंस का यहाँ पर ये आर्ट है, ये आर्ट है, और इसमें कला की ज़रूरत है, अभिव्यक्ति की ज़रूरत है, छोटा छोटा सब। तो वो नाटक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या इसको थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज ये कर दिया, उन्होंने कहा कि जो म्यूजिक वाला पार्ट था, जिसमें स्टाइलाइज प्रोडक्शन था, उसकी जगह पर रियलिस्टिक एक्टिंग कर दी, और कहा कि इसको रियलिस्टिक फॉर्म में करो, और उसमें से म्यूजिक में से नौटंकी का पोषण आता है, और फोक डाल दिया। फोक भी डाल दिया, फोक रखा, और नौटंकी हटा करके फोक, नौटंकी के उन्होंने डाला। गायकी में कौन रहता था जहाँ तक? जो कलाकार थे सबको, हाँ सबने। एक्स्ट्रा गायक नहीं ना कोई नहीं। ऐसे नंदन का जो रोल कर रहा था, हमारे साथ लड़का था, वो नंदन ने किया। नंदन गा रहा था, अच्छा सिंगर है वो। और सूत्रधार का हमने किया था, तो सूत्रधार की जितनी गायकी थी वो हमने अपने आप करी। तो इस तरीके से सारा लोगों ने अपना अपना पार्ट वहाँ से निभाया, और इस तरीके से ये प्रोडक्शन हुआ। लेकिन इसमें नयापन ये था कि पुराना जो नंदन था वो दीनहीन था, सुकड़ा हुआ था। हमारे यशराज जी का कहना था कि अब कोई दीनहीन नहीं है। अगर आप बैकवर्ड, आप शेड्यूल कास्ट भी हैं, तो आप गर्व से कहते हैं कि हाँ, लोग कहते हैं उस जमाने, लोग कहते हैं हर जन का बेटा मुझे, इसलिए धर्म पूजा के काबिल नहीं, मेरी छाया से नापाक होते हैं तन, इसलिए कोई होता मुकाबिल नहीं। ये तब का जमाना था। अब क्या था, लोग कहते हैं हर जन का बेटा मुझे, फर्क देखिए। यशराज का जो अब वो दिन तक खत्म हो गया। लोग कहते हैं हर जन का बेटा मुझे, आंखें पर भगवान की लीला तो देखो, आंखें भी दे दी। वो दीनता पर नहीं हंसता, वो कहता व्यंग करता है समाज पर उसको, वो ऐसा करने का। तो हमारे कानपुर के पुराने कलाकारों ने बदली हुई थीम को नहीं एक्सेप्ट किया। उनको लगा वो पुराना था वही बढ़िया था, लेकिन नहीं। यशराज जी का जो प्रोडक्शन था वो अपने आप इतना टाइट था, इतना कसा हुआ था, और मौलिकता से जुड़ा हुआ था कि लगता ही नहीं था जैसे कोई एक्टिंग कर रहा है। सीधे सीधे तमाम सारे डायलॉग्स में करके आया था, और वो म्यूजिक वाला जो पोर्शन है नो डाउट अच्छा था। फिर ये हुआ कि जब ये नाटक हुआ, और हम उसी तुरंत बाद हमको अमेरिका जाना पड़ गया, तो हम शो करके चले गए। फिर लोगों ने इतना उसको भड़का दिया कि उसने नंदन रूल कर रहा था, उसने हिम्मत नहीं करी उसने नोटिस करने की। हम लोग परेशान रहे, साल भर परेशान रहे। अल्टीमेटली बहुत फिर अखिलेश श्रीवास्तव ने बहुत मिन्नत की कराई, तो वो तैयार हुआ। तो दूसरा शो हमने फिर यहाँ पे दोबारा किया। फिर लगा ये कि नाटक इतना महंगा नाटक, जिसमें 17,000 रुपये हमने उनको फीस दी, और 40,000 रुपये तो मुझे लगा कैसे क्या करा जाए। हमने कहा करेंगे। हम यूएस में थे, तो हमने यहाँ पर भी लिखा दिल्ली को। हमने कहा कि हम, और उन्होंने हमसे, यहाँ पर शेखर सिंह जी आए थे ना कानपुर में, शेखर सिंह कानपुर आए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि म्यूजिकल प्रोडक्शन, ऐसा उन्होंने नाटक पुराना देखा था। अच्छा। तो उन्होंने ओके कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 70,000 रुपये आपके डायरेक्टर के लिए, और 40,000 म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, बाकी खर्चा आपने बेयर करिए। अरे हमने कहा चलो भगे भूत के लिए गोटी भली। लेकिन हुआ ये कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर पाए, तो उस ग्रांट का लाभ हम नहीं उठा पाए। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर आए तो वो एडामेंट थे कि हमने 70,000 रुपये, तो हमने उनको 70,000 की व्यवस्था करके दिया। अब हमको लगा इतना महंगा नाटक किया और इतनी प्रशिक्षण हमको दिलाया, ये नाटक का शो तो होना चाहिए। फिर अखिलेश ने कहा कि नहीं, हम इसको थोड़ा सा रिवाइव करके ऐसे करते हैं, पुराना म्यूजिक भी डालते हैं, देखते हैं कुछ नया करके। पुराना म्यूजिक डाल गया, गुलाम दस्तगीर को बुलाया गया, गुलाम दस्तगीर ने आके इसको म्यूजिक दिया। और फिर अब की बार जो शो हुआ हमारा ठीक ठाक हुआ, बहुत अच्छा हुआ इसमें। तो रंगमंच के साथ साथ आपने फिल्में भी करी हैं क्या? नहीं, असल में हमारे पास टाइम ही नहीं था। एक्चुअली बैंक में जो हम पब्लिसिटी से जुड़े हुए थे, मैं वहाँ का, उसके आकाशवाणी के बाद फिर आप क्या बैंक में भी जुड़े? नहीं, मैं बैंक में ऑलरेडी, बैंक में यहाँ पर था। मैं जब यहाँ बैंक में था, भूमि विकास बैंक, तो मैं जब बैंक में था तो एज ए क्लर्क, असिस्टेंट अकाउंटेंट था मैं। तो यहाँ पर थे, तो नेचुरली हमारे पास समय था। दूसरा ये कि संसाधन, इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हमारे थे बहुत कीमती, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो हमारे लिए जरूरी था। अचानक हमारे फादर की डेथ 1975 में हो गई, तो मुझे लगा कि अब फैमिली में सारे लोग सब बढ़िया ढंग से, तो ये अगर आप किसी लेवल बराबर नहीं है तो दूसरे लोग आपको हे देश से देखेंगे, तो मुझे लगा नहीं, आई जस्ट फाइट इट। तो हमने फिर आकाशवाणी में अनाउंसर था, तो वहाँ ज्वाइन कर लिया।
तो वहाँ पर ये दोनों एक साथ करते हाँ हैं। वो कर सकते थे उसमें कोई क्यों आर्टिस्ट थे ना, आर्टिस्ट अनाउंसर हाँ, थे। artist announcer तो लेके। आर्टिस्ट उसमें जो हमारे जो बैंक से बचे वो टाइम में हाँ, हम वहाँ यहाँ दे ऐसा, देते हैं। और या फिर जिस दिन हमको फुल टाइम ड्यूटी करनी पड़ती थी तो उस दिन हम छुट्टी ले लेते थे। तो जब शादी किस सन में हुई आपकी? 78 में तो जब शादी हुई तब भी नाटक कर रहे थे आप? तो वाइफ ने शादी जो हुई है तब एक्चुअली वर्कशॉप तो कर चुके थे, लेकिन नाटक बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, फिर शादी के बाद ही आपको याद होगा जब 82 में हम लोगों ने एक करी थी ना माधवी, माधवी, हाँ, 82 में थी। बस ये वाली हमारी वो एंट्री है एंट्री है ना। इससे पहले तो वहां से शुरू तो हुआ। आपको कोई परेशानी, परिवार से कोई परेशानी नहीं नहीं, हुई कि आप रात को जा रहे हो, ट्रेन में आ रहे हो? वो असल में क्या ना हमारे लिए था कि हम 3 जॉब करते थे। मैं यहाँ पर आकाशवाणी में था, मैं अखबार नवीसी भी करता था, दैनिक जागरण में न्यूज बनाते कैप्शन, कुछ दिन अखबार नहीं भी मैंने ऐसे फ्रीलांस करते थे तो उसके पैसे मिलते थे भाई भाई यहाँ पे, तो उसमें जुटे रहते थे। मेरे पास किसी से कोई बात करने का कभी वक्त नहीं मिला। हम आपने देखा होगा कभी कहीं किसी समारोह में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, तो यही फटाफट लिखना पढ़ना हो उसमें चले जाना। तो इस तरीके से हमारा ये जो, हाँ लेकिन हम थिएटर में जुटे रहे। थिएटर में हम बबलू के साथ जुड़ गया, हमको लगा कि और राकेश वर्मा जी किस सन में नाटक को छोड़ दिया उन्होंने? नहीं ना, राकेश वर्मा लगातार करते रहे। राकेश वर्मा ने घोड़ा 6 सवार के बाद में फिर उन्होंने चंद्रगुप्त भी किया, फिर उन्होंने अनारकली भी किया, अनारकली डायरेक्ट किया उन्होंने। और इस समय तो अस्वस्थ है, इस समय तो दिमाग तरीके से उनका जो उनको हो गया ना, जो क्या कहते हैं, जो पार्किंसन की नहीं, वो कहते हैं जो जिनमें स्मरण शक्ति चली जाती है वो आप पहचानते भी नहीं शायद, है ना थोड़ा बहुत। लेकिन हमारा मन था कि वो आदमी कान का थिएटर का एक स्तंभ है। हाँ, हमने 2-3 लोगों से पता करवाया था, तो मगर कह रहे वो इस लायक नहीं, देखे कोई भड़क जाए फिर परेशान हो जाए। नहीं ऐसा, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी जाना आप हमारे साथ चलिए। हाँ, और वो मतलब आपने आप अगर उनको बुलाते तो आपका रंग नहीं, मैं उनके घर जाके वो आने लायक नहीं है। मैं घर जाके थोड़ा सा उनका ब्रीफ चाहता हूँ, इस मंच पे रहे हमारे, ताकि आने वाली पीढ़ी देखे। तो बिल्कुल देखे। अरे उनका तो आप बता रहे हैं, आप चाहे बीच में बैठ के चाहे इनके कमेंट्री आप करिए, सामने रहें वो अरे हम तो उनके इतने दीवाने, उनके रूल ही मुझे पसंद आते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप उनका एक कमेंट्री आप करें, सामने रहें तो हाँ बिल्कुल, तो आप हम पूछते जाएंगे, बताइए, आप बताते जाएंगे, वो रहे तो कम से कम ये होगा। कथानंदन के हम आपको वो रेफरेंस सुनाते हैं कि जिसमें राकेश वर्मा, उसमें ऐसा कि कई सीन बड़े मार्मिक हैं जो उस समय के और हमारे इसमें भी बने। लेकिन रवि विद्या यहाँ पर आए थे, तो रवि विद्या ने याद दिलाया कि इसमें ऐसे ये सीन थी। मैंने नंदन है बेचारा दीनहीन है, अब वो बेचारा भगवान का भक्त है और देवदासी से कहता कि माँ, ओ माँ, तो पूछती कौन हो तुम? मैंने किसी चमार को, किसी पैरियार को इतना जागृत नहीं देखा। तो कर कृपा है, सुंदरता की आपके, तो थे मेरे मन की, मेरे तन की। तो तन, जब आप नृत्य करती हैं तो आप तो नटराज हो जाती हैं। मैं तो नटराज भगवान शंकर को देखता हूँ आप में, भगवान शिव को देखता हूँ आप में। तो कहती है आप, मैंने किसी पैरियार को इतना जागृत नहीं देखा। वो देवदासी उनसे प्रेम करने लगती है, उसको छूना चाहती है तो मना करता है कि छूना नहीं, हम तो पैरियार जाति के हैं, मना करता है वो। फिर वो कहता है कि हमको, अगर हम इसलिए आप पास आए थे कि अगर हमको भगवान शंकर के अंदर की शिव की जो मूर्ति है उसके दर्शन करा दो, ताकि हम चाहते हैं कि हम तो दर्शन करें और बता दें कि ब्राह्मणों और ठाकुरों के जो उच्च जाति के जो देवता है कितने सुंदर हैं, ताकि वो जो नाली में पड़े रहते हैं उसी में हकते हैं, मूतते हैं, उसी में भगवान को पूजा करते हैं, और ताड़ी पीते हैं, ताड़ी से भगवान को पूजा करते हैं, वो बंद होकर के वो भी साफ सुथरे रहें, वो हो जाए, सुधार उनमें हो जाए। तो वो उनसे प्रभावित होते, कहता ठीक है मैं कराऊंगा। अब वो ये बात चाबी तो ले ली थी अपने बड़े पंडित से, लेकिन ये बात उसको बता भी देती है। और वो गांव में जितने लोग हैं उसके बता देते हैं कि भाई वो एक चमार जाति का है और वो आपके साथ ऐसा करना जा रहा है, उसको मंदिर में दर्शन करा दिए, तो खलबली मच जाती है पूरे। तो वहाँ पर ये होता है कैसे क्या किया जाए। तो यहाँ पर नाटक हमारी जो शुरुआत हो, वो यहाँ पे जो शुरुआत होती है, जो यहाँ पर नाटक की शुरुआत होती है, तो यहीं से नाटक की शुरुआत नौटंकी वर्जन में उसका हुआ है। तो नौटंकी वर्जन की शुरुआत में मान सरोवर चरण तल शीश बिराजे गंग, वाम अंग गौरी रमे आशुतोष के संग, आशुतोष के संग जगत जननी आकाज सवारो, ऊंच नीच का भेद मिटा धरती का दुख उबारो, धन के मद में चूर दीन दुखियों को आंख दिखाए, मन में करता ध्यान प्रभु का नंदन घर को आए, तभी आई अपनी बस्ती जहाँ भी ताली की मस्ती, मोहल्ला प्याराना जिसका वहीं का वासी नंदन था, वहीं का वासी नंदन था। यहाँ से शुरू होता है। अब वो लोग कहते हैं हरिजन का बेटा मुझे, इस यहाँ से शुरू होता है, नंदन आता है। अब वो दीनता है। डॉक्टर वर्मा ने भी किया था क्या?
इसमें डॉक्टर वर्मा ने ठाकुर का रोल किया था, हाँ बता रहा था। वलीउल्लाह ने पंडित का रोल किया था पुराने ज़माने में। लेकिन इसमें सारी टीम नई थी हमारे, और उस नई टीम में नए लोगों ने बढ़िया मेहनत करी, अच्छे रोल तो किया। पहले का रंगमंच और अब के रंगमंच में कितना फर्क आ गया? एक स्टाइलाइज प्रोडक्शन, चाहे वो आप पुराने करिए चाहे आज करें। शेक्सपियर की जो जैसे नाटक आप करेंगे तो उसमें स्टाइलाइज नाटक करना ही पड़ेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। आप जो रियलिस्टिक करेंगे तो आप शेक्सपियर के नाटक को लेकर कहीं उसके नाम बदल के दूसरा नाम करेंगे तब बनाएंगे। लेकिन अगर आप शेक्सपियर की पूरी शैली अडाप्ट करेंगे तो आपको करना ऐसे ही जैसे आप पुराने नाटक हैं, महाभारत का कोई दृष्टांत ले लीजिए, तो आप जब नाटक करेंगे उसमें स्टाइलाइज एक्टिंग आई जाएगी, क्योंकि उसमें आपकी जो फैंटेसी है वो इन्वॉल्व है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो जो ये भेद है कि हम रियलिस्टिक, आज रियलिस्टिक का ज़माना है तो रियलिस्टिक है, लेकिन उस समय के रियलिस्टिक लोग भी भावुक होते थे, भावनाएं संवेदनाएं होती थी, उन संवेदनाओं को आम तक हमें दर्शक तक पहुंचाना होता, दर्शक को अपने से जोड़ना होता था, ये चीज़ थी। तो जो स्टेज था वो कम्युनिकेशन का बहुत बढ़िया माध्यम बना हुआ था, अब कमर्शियलाइज हो गया है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो कमर्शियलाइजेशन से फ़र्क पड़ा है, लोग इसमें अपना कैरियर ढूंढने लगे। पहले ये शौकिया रंगमंच था, शौकिया, और हम लोग भी शौकिया रंगमंच वाले ही हैं। तो पहले के रंगमंच में जितना पहले जो डिसिप्लिन था, अब वो उसका ये कि पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम अपनी जेब से पैसा लगा सकते हैं। अब पैसा जो आदमी आता है उसको होता कि हमको आने जाने किराया मिल जाए, नहीं कुछ मिल इतना ही मिल जाए, वो उम्मीद लेकर के आता कि हमको सर्टिफिकेट मिल जाए, हमको ये मिल जाए, वो पाने की उम्मीद से आता, वो अपनी जो कैपेसिटी है डेवलप करने की वो नहीं। हाँ, उसको लगता है कि हम तो ऑलरेडी हैं, एक नाटक कर लिया बस वो सुपरस्टार हो गया, फौरन फटाफट अपने को डायरेक्शन देने लगा, बताने लगा। हमारी 40 साल करने के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं आप संस्था चला भी हैं उसमें, तो हाँ, तो ये फर्क पड़ा है। लेकिन हाँ, फिर भी प्रतिभाएं हैं, ये आज की पीढ़ी कल की पीढ़ी से ज़्यादा जागरूक है और टैलेंटेड भी है। टैलेंटेड नीति से कि उसको अपना लक्ष्य मालूम है, उसे नौकरी नहीं करनी है, उसको लगा अगर वो थिएटर में आया तो थिएटर में ही उसको अपने जॉब के एवेन्यूज तलाश करने हैं। तो ये फ़र्क है, तो ये अच्छी चीज़ है। कानपुर का रंगमंच इतना कम हो गया, इसका क्या कारण है? जैसे कि फंड की है या हॉल महंगे हो गए? बेसिक बताएं आप लोग पास हो सकता है, आप लोग फंड इधर से मिल रहा, वहाँ से मिल रहा, सरकारी फंड से, और जिनको नहीं मिल रहा उनको भी तो थोड़ा रंगमंच फंड की प्रॉब्लम तो इसलिए है क्योंकि डॉक्टर सत्यमूर्ति जब नाटक करते थे तो उन्होंने तमाम सारे जो औद्योगिक घराने थे उनसे अपने संबंध जोड़ रखा था, कैसा पैसा वहाँ से ले लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी टिकट शो नहीं किया। लेकिन उनके पास एक ऑडियंस थी। हाँ, मां साहब के बाद जो नाटक हुए उनमें ऑडियंस, जो हम कहते हैं कि हम ऑडियंस क्रिएट करें, तो कानपुर की क्रिएटिविटी जो थी, जैसे उधर राजेंद्र सिंह कर रहे थे, इधर आपके ये जो के कुमार थे, प्रदीप जैन तो बाद में आए, प्रदीप कुमार बहुत बाद में, के कुमार गोस्वामी थे, इधर ये चल रहे थे, विजय दीक्षित, ये पुराने लोग यहाँ इधर कर रहे थे, ऐसे डैनियल, तो उधर शिल्पी चल रहा था, उधर ये, तो वहाँ एक कॉम्पिटिशन था, प्रतिस्पर्धा चलती थी। तो अब एक तरफ था कि एनएसडी के आए हुए डायरेक्टर, अब एक तरफ नॉन एनएसडी, उसमें राजेंद्र सिंह वगैरह जुड़े रहते अपना, तो एक कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन चल रहा था। तो नाटक अपने आप उरूज पर था ना, बढ़ा हुआ था एकदम से, और लोगों को देखने का दीवानापन गया। कुछ लोग उस जमाने में टिकट लेके पैसा देते, और नहीं होता तो कंट्रीब्यूट कर देते थे। हमने क्या किया कि धीरे धीरे नंबर बढ़ाने की, संख्या करने के नाटक, हमने इतने नाटक करे, हमने इतने नाटक, इसके चक्कर में क्या हुआ, जो क्वालिटी है उसको नहीं ध्यान दिया, क्वालिटी को गिराना शुरू कर दिया। तो अब क्वालिटी जब गिर गई तो अब दूसरा ये भी हुआ कि माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी माने रखते हैं कि हम और आप बैठे हुए हैं, अभी सामने बैठे हैं तो ठीक है, और पीठ पीछे हटे तो हम आप बाहर जा रहे हैं तो हम आपकी बुराई कर रहे हैं। तो नहीं, ये तो आपको अपने नगर का ध्यान रखना चाहिए कि आपके नगर की जो भी संस्था है बढ़िया कर रही है तो आप उसको जियो, बताओ अच्छे। अब जैसे वहाँ पर दीक्षित जी हैं, राजनारायण दीक्षित, वो हरदम अपने जो कानपुर के ग्रुप के नाटकों की तारीफ ही करते रहते हैं, हमने देखा उनकी फेसबुक में लिखते हैं, तो अच्छा लिखा करते हैं। लेकिन बैठ के बता दे यार इसमें ये कमी है, लेकिन जो करा लेना अच्छा हो जाए। अभी मठाधीश जो कुछ हैं उनका काम ये कि अपने आगे किसी को नहीं समझते, और वो दोस्तों जाके वहाँ पर आपकी नस काट देंगे करके, अरे वो बेकार है, कहाँ हटा, ये सोचो तो बेकार प्लेयर। ये तो हमेशा नहीं, ये हमेशा नहीं रहा। मां साहब ने कभी नहीं किया। मां साहब ने अगर इनके नाटक लग रहे हैं, ये राजेंद्र सिंह नाटक कर रहे हैं तो भले ही वहाँ, लेकिन विरोध नहीं था, वो लोग उनमें आते थे, शामिल होते, और विरोध करने की बात ही नहीं, क्योंकि एक्टर वो थे, दर्पण से ही पैदा हुए थे, संस्था बना ली। राकेश डंग ने दर्पण के काम करते थे, नाट्यांगन बनाई थी, संतोष गुप्ता ने एकजुट बनाई थी, संस्थाएं थी। लेकिन जब दर्पण का कोई होता था तो सारी संस्थाएं बंद होकर के वो नाटक करते थे। तो ये कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सत्यमूर्ति ने एस्टेब्लिश किया था, और उसमें आप कुछ शोज टिकट से भी करते थे, तो आपने एक ऑडियंस बना रखे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने संख्या बल पर हमने क्वालिटी जो है ना उसकी गुणात्मकता को त्याग दिया। अब धीरे धीरे अच्छा दूसरे जो यहाँ से जाते थे, अरे कहने वो तो बेकार नाटक है,
अरे वो बेकार नाटक है। तो जो देखिए आप तो अपने घर का ही अगर आप कोई कर रहा है तो आप उसकी प्रतिभा को आप प्रोत्साहित नहीं करोगे तो ये यहाँ पर हुआ कि जो तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग क्लास निकला उसने क्या किया, जब वहाँ बैठा, लखनऊ में बैठा है दिल्ली, अरे कानपुर के रंगमा जैसे उमेंद्र कुमार तो बेकार ही करते हैं। वाई? अगर उमेंद्र कुमार ने माधवी नहीं किया होता तो क्या मुझे दर्पण में डॉक्टर सत्यमूर्ति बुलाने आते? नहीं, मैंने भी वही सिप्टा से किया था। आप तो हमारे साथी थे उस नाटक में, तो आप इफ्ता जो माधवी में आप भी थे। उसी के साथ तो किया। आप बताइए, कैसा भी प्रयास किया, मेहनत करके पैसा लगाया, सब कुछ किया, तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए। डॉक्टर सत्यमूर्ति ने उमेंद्र की भी बुराई नहीं करी, लेकिन जो ये जो पीढ़ी है हम लोग, ऑर्गेनाइजर अच्छा है, वो ऑर्गेनाइजर अच्छे हैं और मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत करता है, ठीक है। तो हमको लगता है कि इस काम पे कौन नहीं मेहनत कर, थिएटर का जिसके अंदर कीड़ा है, चाह है जिसके अंदर है, वो मेहनत कर रहा है अपने स्तर से, अपनी सोच के हिसाब से कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है। और जो आगे बढ़ना चाहता है उसको आगे बढ़ाओ, उसको सपोर्ट करो, उसको उससे टांग घसीटी। रंगमंच इसीलिए थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि फंड के वजह से। संस्थाएं कई हैं मगर इतने महंगे महंगे हॉल हो गए सब कुछ, इसलिए हाँ, ये इसका कुछ ऐसा निदान निकले, ऐसा कुछ आप करें, सब लोग हम मिलकर करें कि यहाँ पर सब लोग मिलकर के, अभी राधेश्याम दीक्षित जी कह रहे थे कि अरुण पाठक से मेरी जान पहचान है, ये कुछ है, लेकिन वो प्रयास करने वाली बात, सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के वो जगह मिलाट करा दे, तो हम धन संग्रह आपस में व्यवस्था करके अपने अमेरिकन साथियों से मिलकर के वहाँ पर हम लोगों ने नाट्यांगन का 2 नाटक किए वहाँ पर अमेरिका में। तो सैन फ्रांसिस्को में पहली बार हिंदी में नाटक हम लोगों ने किया वहाँ पर, और वो अख्तर अली का प्रोडक्शन था, क्या नाम, वो अजब मदारी गजब तमाशा, वो हम लोगों ने किया। उसके 3 शो हम लोगों ने किए वहाँ पर। फिर इस बार हमने जो इस बार किया, तो इस बार हमने रणजीत कपूर से कराया, वो क्या नाम उसका, अरे फर्नीचर नाथ रेंट की कहानी पे था, तो वो हमने वहाँ पे कराया। उन्होंने क्या किया, संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया, पहले नाट्यांगन था, अब उसमें संस्था का नाम कर रंगमंच, हिंदी थिएटर होने लगा। और गजब का अभी रामायण उन्होंने करी, गजब की रामायण लार्ज स्केल पे करी, क्या फिल्म इंडस्ट्री पेमेंट करते हैं जितना उन्होंने वहाँ कर डाला। तो हमको ये लगता है कि अगर हमारा काम में ईमानदारी होगी तो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास जगह, हमें एवेन्यू बनाए, कुछ ऐसा बन जाए कि सारे लोग मिल करके ऐसा प्रयास करें कि कानपुर के पास एक रिहर्सल का प्लेस हो जाए, एक नाटक प्रस्तुत करने का एक स्थान मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये देखिए जयपुर में उन्होंने दर्पण करके बड़ा बनवा लिया, नहीं बना लिया, हम भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि सामूहिक प्रयास होंगे, आपसी तालमेल सही हो। मैंने यही प्रयास किया था, किसी मैंने होली में यही एकजुट का प्रयास किया है, लोगों ने कहा ठीक है भाई सब लोग मिलके करते हैं, चलिए देखते आगे। और इस समय आप रिटायर हो गए? रिटायर तो हम 2012 में हो गए थे, 68 साल में हो गए, 68वां चल रहा है, और जून में हम 69 में चले जाएंगे। तो मतलब कि आप इसी में रिटायर के बाद नहीं, हमारे पास एक हमारे पिताजी का एस्टेब्लिश किया हुआ कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, तो मैं ठठिया कन्नौज में, तो मैं उसका चले जाते? नहीं, हम उसके मैनेजर भी हैं, तो हम उसको भी देखते हैं, थिएटर कर ही रहे हैं, तो अक्सर जाना हो जाता है, कन्नौज जाना हो जाता है, कॉलेज देख रहे हैं और थिएटर कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत लिखते हैं। कन्नौज में भी आपका मकान होगा जहाँ रहते हो? हाँ, पैतृक निवास है, निवास वही है ना? हाँ, कन्नौज गाँव है। तो फैमिली कहाँ आपकी? फैमिली हमारी मिसेज हमारे साथ है, बेटा हमारा टाटा कैंसर में सर्जन है। अच्छा। तो आजकल वो बनारस में पोस्टिंग उसकी हो गई। बनारस में है? बनारस में किस हॉस्पिटल में? भाभा में ही, भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट खुला ना, वो पूरी यूनिट जो टाटा की है वो यहाँ बनारस में आ गई। बनारस में आ गई, मतलब आपको अब कैंसर के लिए वहाँ बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, बनारस चाहिए, सारी सुविधाएं वहीं, तो वहीं का वो इंचार्ज भी है। अच्छा। तो सर्जन भी है, तो वो वहाँ पर आ गया। हमारी बिटिया अमेरिका में है, 2004 में जब शादी हुई तो तब से। हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी IT इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेटी भी नौकरी कर रही है कि? बेटी भी नौकरी, बेटी उसमें एक ग्लास डोर कंपनी में डायरेक्टर है। अच्छा। और हमारे दामाद भी इस तरीके से। तो बच्चे हमारे ग्रैंड डॉटर एक है, और हमारा एक बेटा एक बेटी हमारी है। बेटे के शादी तो हो गई थी, लेकिन अभी चूंकि लोग, हमारी जो बहू रानी है वो लीलावती में जॉब कर रही है, डॉक्टर है वो भी। कौन सी लीलावती? लीलावती हॉस्पिटल अपने कानपुर वाला? लीलावती काम लगा है, तो बॉम्बे में है ना। अच्छा, हम लीलामणि सोचे नहीं। लीलावती, वो लीलामणि है। तो लीलावती है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है, बॉम्बे में है। हाँ, मलाड की तरफ है कि नहीं? हाँ, इसमें है दादर में, दादर की तरफ। हाँ, तो वहाँ पर हुआ है। और हमारे बेटे यहाँ पर तो अभी वो ट्रांसफर होकर यहाँ शायद आ जाते कान, तो अच्छा रहेगा। तो क्या जॉब छोड़ेंगे क्या मैडम? अब वो यहाँ पर स्वतः टाटा कैंसर में उनको अगर मिल जाएगा तो दोनों साथ साथ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। हाँ, नहीं तो फिर थोड़ा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए कोई बच्चे अच्छे भी नहीं है अभी, इसलिए शादी के साथ रहे तो साथ रहेंगे तब। तो फिर वो पढ़ाई कर रही थी ना, अपनी MS वगैरह कर रही थी। तो क्या साल हो गए शादी के? शादी हुई थी 2013 में। अच्छा, चलिए। आप मतलब थिएटर में हमें अच्छा लगा कि आप इतने साल से कर रहे हैं, तो हमने कहा रंगमंच में तो है, और हमने आपके साथ भी किया है।
हाँ, हम लोगों ने एक प्ले साथ साथ किया था, वही माधवी शायद आपने 1 या 2 शो किए, ज़्यादा नहीं, 2 शो किया हमने। हाँ, इसके बाद फिर हमारा वाला शो वहाँ नहीं गए थे, शिमला में जब हुआ था नहीं गए थे। हमारे साथ एक्चुअली उस वक्त दर्पण का नाटक शुरू हुआ था, बिलाल जाफरी ने शुरू कर दिया था यहाँ पर, शतरंज की मोहरे यहाँ शुरू किया था। तो हम लोग फिर अब वहाँ से छोड़ नहीं सकते थे, मासा के डर की वजह से, तो वो किया हमने। तो ये इस तरीके से हमारा ये सफ़र चल रहा है। और अभी हम लोग एक घोड़ा दौड़ा रहे हैं, अभी कथानंदन की चल रहा है, सूरजमुखी हेमलेट चल रहा है, और ये कभी सब ठाट पड़ा रह जाएगा। अच्छा, डॉक्टर देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे मतलब सर्जन है, आई सर्जन है वो, लेकिन वो भी थिएटर के बारे में पढ़ते बहुत हैं, लिखने का उनको बहुत अच्छा शौक है। तो उनकी जो शॉर्ट फिल्में हैं उनके साथ हम थोड़ी छोटी शॉर्ट फिल्में भी दिखा कर लेते हैं शौकिया रंग में। चलिए, आपके साथ इतना समय बिताया शोभा, आप शो मस्ट गो ऑन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे अच्छा लगा जब पहली बार आपका हमने शो का आपने डिटेल देखा था, तब हम यूएस में थे, तो हमने वहीं से आपको विश किया था, आपसे बातचीत भी करी थी, और मुझे अच्छा लगा। तब भी हमने आपसे राकेश वर्मा के बारे में जिक्र किया था। और मुझे लगता है कि ऐसे स्टारर्स जिन्होंने थिएटर को, अच्छा एक चीज़ मेरे मन में और है, थिएटर के साथ म्यूजिक भी जुड़ा हुआ है, थिएटर का नृत्य भी जुड़ा। हमको लगता है अगर अब जैसे म्यूजिक में, मैंने उनको पीर भाई से बात करी है, लाइट वाले को भी मैंने लिया है, लाइट के लिया, संगीत वाले जैसे इनका दस्तगीर का मेरे पास नंबर नहीं, आप हमें हमारे पास नंबर है, और वो यहाँ अभी आज थोड़ी निष्ठा जी से बात हुई हमारी, निष्ठा करे मैं आऊँगा तो मैं आपसे, अब निष्ठा जी अच्छा, अब म्यूजिक में जो क्लासिकल म्यूजिक वाले हैं उनको मौका दिया, निष्ठा को अलग उनको बुलाइए, हरिश्चंद्र को बुलाया हमने, नकारे वाले हमने कहा कम से सब समय लिए हैं रख के। तो ऐसे मधु जी का भी आपका नंबर है? हाँ, कौन मधु? जो अच्छा, जो उनकी ना नहीं हमारा नंबर है, तो उनसे ही बातचीत कर हम बता देंगे आपको। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हम आपको नंबर दे देंगे, आप बात करिए। बढ़िया है। हमने शायद आपके साथ कुछ नहीं, हम लोगों ने उनके साथ औरत का प्यार किया था, बस इसके बाद नहीं किया। तो उनसे मैं करूँगा, औरत का प्यार किया था, और एक दूसरा था सल्तनत के दावेदार किया था। सल्तनत दावेदार में हमारा लीड रोल था, उसमें शाह का रोल किया था काफी। उसमें राकेश वर्मा भी थे, राकेश चतुर्वेदी ने नाट्यांगन से पहला नाटक किया था, दिल की दुकान, वो हम लोगों ने यहाँ किया। दर्पण में काफी सोच, दर्पण अब तो खैर भगवान बढ़िया जा रहा है, अच्छा है। चलिए, आपने हमारा इतना समय दिया। मैं चाहता हूँ छोटा सा भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। चलिए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। आए सुहाना सफर है, आहा आहा आए सुहाना सफर, रुकते नहीं